गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रुचि सिंह है और मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। और सबसे पहले मेरी अपलाइन है, उनका धन्यवाद देना चाहूंगी। तेजपाल सर, हिमांशु सर, कुसुम मैम, मीनू पांडे मैम, इनका शायद दिल से स्वागत करना चाहूंगी। इनकी वजह से आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और मैं अपनी स्टोरी शेयर करना ये चाहती हूँ कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन मेरे को एक प्रॉब्लम थी, सर के पास टाइम नहीं था मेरे लिए। तो इसलिए मैंने बिजनेस को साइन करा कि मैं भी थोड़ा सा बिजी रहूंगी। तो मेरा मेन कारण यही रहा कि सर के पास टाइम नहीं था, तो मैं अपने आप को थोड़ा बिजी रखना चाहती थी। और डीपी सर है, उन्होंने कभी भी मना नहीं करा कि तुम बाहर काम नहीं करोगी, हमेशा मेरा सपोर्ट करा। हम दोनों मिलके आज, सर भी मेरे साथ आ गए, हम मिलके इसको काम को कर रहे हैं और पूरी फैमिली पूरी इंजॉय के साथ कर रही है। और जो जब मैं हम लोग अकेले काम करते थे, हिमांशु सर थे, कुसुम मैम थी, मीनू पांडे मैम थे, तेजपाल सर थे, सारे लोग मिलकर हम लोग काम करते थे। जब मीनू मैम थी, उनके हस्बैंड भी नहीं आए थे, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, हम नहीं अकेले ही काम करते थे पूरी टीम को। और हमारी टीम में काफी सारी लेडीज थी, तो लेडीज की एक टीम बनती गई, धीरे धीरे हम बिजनेस को बिल्ड करते गए। फिर सर आ गए, फिर सर ने सपोर्ट किया, तो फिर बिजनेस में बूम आ गया। इस चक्कर में हम सारे लोग कहना चाहेंगे, और जो लेडीज हैं अगर वो परेशान होती हैं कि हम अकेले काम कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड हमें सपोर्ट नहीं करता, तो मैं सिर्फ उनको एक ऐसा मैसेज देना चाहूंगी कि आप उस टाइम प्रूव करके दिखाओ ना अपने आप को, डायरेक्टर बनो, सिल्वर बनो, तो उनको लगेगा हाँ कुछ इनकम आती है। जब मेरा पहला पे आउट आया था, 89 का था, सबसे पहले मेरे पे आउट आया था। फिर बाद में लास्ट जब सिल्वर पे गई थी, तब मेरा पेमेंट था 7,000 डायरेक्टर पे। तब सर को लगा हाँ इसमें कुछ पैसा आता है। तो मैं लेडीज को यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओ, तभी तो आपके हस्बैंड सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। अब जीपी सर माइक हैंड ओवर करते चलो हैं। कुछ सवाल मैं इनसे कर लेता हूँ, माइक इन्हीं के पास रहेगा। जब मैं सपोर्ट नहीं कर रहा था तो तुम काम करते जा रहे थे, मैं बोलता था शाम को आके तुम कहाँ ये मीटिंग कर रहे हो, उस टाइम कुछ अजीब नहीं लगता था कि मैं आया हूँ और तुम लोग कोई मीटिंग लगा के बैठे हुए हो? नहीं, मेरे को अजीब नहीं लगता था। मेरे को इसलिए नहीं लगता था कि जो सर का जो मेरा घर का टाइम टेबल था, तो मैं उसको पूरा फॉलो करती थी, खाने का, अपने कपड़ों का, जिससे कि हस्बैंड ये नहीं कह पाए कि तुमने टाइम पे ये नहीं दिया। और सर वगैरह मीटिंग में आते थे, तो मुझे फेथ था कि बिजनेस बहुत लॉन्ग टाइम का है, बहुत अच्छा है, तो एक ना एक देख आप जरूर आओगे। तो मेरा विश्वास कायम रहा, तो इसलिए आप आ गए हो मेरे साथ। पहली बार मुझे किस लिए वहाँ उस मीटिंग में ले गए थे? ये पहली दफा मुझे एक मीटिंग में लेके चले गए थे, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करो। पहली बार मैं इनको सर को मीटिंग में इसलिए ले गई थी कि ऐसा होता है बहुत से हस्बैंड या कोई फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करता, उन्हें ये नहीं पता होता ये बिग अपॉर्चुनिटी है। हम जिस मीटिंग में जाते हैं वहां पर एक से एक बड़े लोग रहते हैं, सारे वर्ग के लोग रहते हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। जब उस माहौल को वो लोग देखते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ असल में ये बिजनेस क्या है। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि जो भी आप प्रोस्पेक्ट है या कोई हस्बैंड है, आप उस माहौल में तो बिठाइए। उनको ये नहीं पता ना, वो सोचते हैं साबुन तेल का बिजनेस है, लेकिन ये नहीं पता ना हमारे सपने कितने बड़े हैं और कितने कितने बड़े लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले जब हस्बैंड मेरे उसमें मीटिंग में गए थे, तब उन्हें लगा कि हाँ मेरी एक पहचान है। तब सर जब मैं डायरेक्टर थी, तो सर को लगा, जो स्टेज पे गई थी, कि हाँ तो पहचान है। वहां देखा माहौल, तब इनको कुछ समझ में आया। और फिर इन्होंने एक कोचिंग पे मीटिंग रखवाई थी, तो हमारे मेंटर हैं प्रमोद यादव सर, वो आए थे मीटिंग करने के लिए, सारी अपलाइन थी हमारी। तब उनको और फेथ लेवल और ज्यादा बढ़ गया उनका। हम्म। थैंक यू। अब बाकी जीपी सर कवर करेंगे। दोस्तों ये थी इनकी एक छोटी सी जर्नी, जो इन्होंने स्टार्ट की थी। ये छोटी सी जरूर थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके कारण से आज हम आप लोगों के सामने बैठे हैं। बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने लगातार सिल्वर डायरेक्टर एक बहुत बड़ा लेवल तक पहुंच जाते हैं। हम जीरो से हम इसको स्टार्ट करके चलते हैं। और मैं अपनी बात करूं तो बाय प्रोफेशनली मैंने 18 साल इंडियन आर्मी के अंदर काम किया, और उसके बाद 2011 में रिटायरमेंट लिया। और रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने आगरा में कोचिंग सेंटर अपनी स्टार्ट की। सक्सेस था अपनी लाइफ के अंदर। और नेटवर्क मार्केटिंग आज से पहले मैंने कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं। मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई ऐसा चेन वाला सिस्टम भी होता है, जोड़ने वाला सिस्टम भी होता है, या पेस्ट साबुन तेल के बारे में कोई काम भी करता है। जो पहली बार इनके पास जो प्रोडक्ट आए थे, और मीनू पांडे मैडम आई थी उस टाइम फर्स्ट टाइम, तेजपाल जी भी उस टाइम फर्स्ट टाइम आए थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि ले लेते हैं, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, मेरा कजन है, वो अपनी वाइफ के साथ भी शायद आए थे यहाँ पे। और चूंकि वो मैं उनका जेठ लगता हूँ उनकी वाइफ का, तो मुझे ऐसा लगा कि मना नहीं करना चाहिए, तो मैंने उनको हाँ कर दिया, पैसे उनको दे दिए। हमने कहा ठीक है, आप आईडी वाईडी जो बनवानी उनकी बना दो। पर मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था।
इंटरेस्ट क्या नहीं था, हमें पता ही नहीं था इसमें पैसा भी आता है क्या। और हम सोचते थे इस तरह की कंपनियां बहुत आती हैं, बहुत लोगों को बेवकूफ बनाती है, चली जाती है। और लगातार ये लोग यहाँ अपना काम करते रहे। मैं चुपचाप देखता रहा इन चीजों को। और यहाँ एक मीटिंग होनी थी आगरा के अंदर ही, यही हमारे घर के बगल में ही, जब ये डायरेक्टर शायद उस टाइम बनी थी। और ये मुझे सिर्फ इसलिए लगी थी कि मैं इनको वहां तक छोड़ दूंगा। लेकिन वहां जाने के बाद वहां मैंने सीटिंग की, बैठा, उस माहौल को मैंने देखा। 300-400 लोग थे और हंस रहे थे। और जिस तरह की वहाँ जो एटमोसफेयर बन रहा था, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि यस, कुछ चेंजेस है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जिन्होंने, जैसा उन्होंने बताया कि एक मीटिंग शेड्यूल उन्होंने मेरी कोचिंग सेंटर के अंदर रख दी। और चूंकि वहाँ जो मेन स्पीकर थे वो थे हमारे DOCD प्रमोद जी, वो बाहर बैठे हुए थे। उनको ऐसा लगा कि चैम्बर के अंदर GP सिंह अकेले बैठे हैं, जब तक मौका लग रहा है चलो उनसे बात कर लेते हैं। और वो इत्तेफाक से मेरे चैम्बर में वो आ गए। वहां से फिर एक जर्नी स्टार्ट हुई दूसरी। मेरे कुछ सवाल थे उनको लेके, इस बिजनेस को लेके, कुछ उन्होंने मुझसे कुछ बातें की। और अल्टीमेटली हर व्यक्ति, आपसे भी हर कोई पूछता होगा और बातें करता होगा, जब आप बिजनेस के बारे में बताते होंगे कि आपको कितना आता है। तो एक जाहिर सी बात है, मैं भी उस टाइम 50-60-1 लाख रुपए कमा रहा था। तो मैंने कहा कि सर बाकी सब तो ठीक है, यहाँ बहुत पैसे कमाने वाले हैं, सब कुछ है, आपकी बात मुझे ठीक लग रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कितना पैसा आता है। ये मेरा डायरेक्ट सवाल था। और इत्तेफाक की बात है, जब मेरी ये बातचीत हो रही थी उनके साथ एक सज्जन और थे जिनका नाम है सतीश शर्मा जी, जो आजकल हुंडई में है। और वो वहां पे बैठे हुए थे उनके साथ ही। और उसी सामने ही चैम्बर में एक व्यक्ति और बैठा था जिसका नाम है सुमित भास्कर, जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था। वो मेरे से मिलने आया हुआ था, वहां बैठा हुआ था। हम दोनों उस कन्वर्सेशन को सुन रहे थे। उन्होंने अपनी पासबुक दिखाई प्रमोद जी ने, जिसमें उनकी 1.5 लाख इनकम लास्ट चल रही थी। और जब मैंने वो पासबुक देखी, तो पासबुक देखने के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि यार रेगुलरली इस बंदे को अगर SBI की अंदर ये पेमेंट आ रही है, तो इसका मतलब पैसा तो आता है। तब मैंने उनसे कहा कि सर ये काम कैसे होगा। तो उन्होंने कहा सर इसके लिए सीखना पड़ेगा, लगातार आपको मीटिंग के अंदर बैठना पड़ेगा, आप आइए और करिए, इसमें आपको पैसा बहुत मिलेगा। दोस्तों वहां से हमने जर्नी को स्टार्ट किया। एक अननोन पर्सन, जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग को सुना नहीं, कभी देखा नहीं, और पहली बार इस मैदान में कूद पड़ा। दूसरी एक और चीज मैं आज शेयर करूंगा, जो आप भी थी, हमारे साथ हुआ है ये सब कुछ। जब मैंने बाहर जाना स्टार्ट किया, मैं एक कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर, आगरा कैरेपॉइंट नाम की कोचिंग, जो आगरा में बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें 700-800 बच्चे, जो बड़े बच्चे जो SSC बैंकिंग IAS PCS की तैयारी करते हैं, उनका मैं डायरेक्टर। 24-25 टीचर्स जो मेरे साथ काम करते हैं। इतने बड़े शेड्यूल के साथ मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं जाके किसी को इस तेल साबुन के बारे में बात करूं। एक ईगो होती है ना, ईगो आ जाती है आगे। एक तो आर्मी से रिटायर्ड, और दूसरा इतने बड़े लेवल पे मैं अगर कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ। अब मैं किसी को जाके बोलता हूँ सर एक डेमो किट बना लो, एक बैग बना लो, एक प्रोडक्ट कुछ रख लो, और जाके कुछ उनको शेयर करो, बताओ कैसे पॉसिबल है। मैं तो एक दो को बताऊंगा तो मेरे को तो सोच के ही घबराहट हो जाती थी। मैंने कहा पागल हो, मैं पड़ोस को ना बताऊं किसी को, तो किसी को जाके क्या बताऊंगा। मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसको कर पाऊंगा, कैसे मैं बता पाऊंगा। फिर भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, क्योंकि हमारी जो अपलाइन है, अमीन अपलाइन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और मैं आपको आज बता दूं, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सारे के सारे लीडर्स हैं, और सारे, मैं ये समझता हूँ कि सारे बहुत मैच्योर्ड हैं। सर ने मौका दिया है यहाँ पे आके अपनी बात शेयर करने का। लेकिन मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ कि जिस लीडरशिप के साथ आप काम कर रहे हैं, वो मैच्योर लीडरशिप है। वो ऐसी लीडरशिप है जिसने हम जैसे लोगों को भी निखार दिया। यहाँ मैं बात करूंगा मीनू पांडे मैडम की, यहाँ बात करूंगा हिमांशु बजाज सर की, यहाँ मैं बात करूंगा कुसुम मैडम की, यहाँ तेजपाल जी सोल्यूशन मैडम की। ये ऐसे लोग रहे जिन्होंने एक अननोन, जो जानता नहीं था, जिसके अंदर ईगो बहुत था, उस व्यक्ति को भी इस मंच पे लाके खड़ा कर दिया। पॉसिबल कैसे हुआ, ये भी बहुत अच्छा इंसिडेंट है। जब हमने बिजनेस करना स्टार्ट किया, और मेरे को इन्होंने जगा दिया, इन दोनों ने मिलके, वाइफ ने भी और इन सारी लीडरशिप ने, कि काम करो सर, ड्रीम बहुत होते हैं, ड्रीम बहुत होते हैं। हमें भी लगा कि यस वाकई ड्रीम बहुत बहुत होते हैं, इसमें काम करना चाहिए। हमने काम करना स्टार्ट किया। एक इंसिडेंट का मैं वाक्य स्टार्ट करूंगा, आपको भी लग जाएगा कि इसमें ऐसे व्यक्ति भी क्राउन बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति भी 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर महीना कमा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति भी 7 इनकम अर्न कर सकते हैं, जो मैंने की है। जब पहली दफा मैं बिजनेस प्लान दिखाने के लिए गया, और इत्तेफाक की बात थी कि इसी कारगिल, आगरा में कारगिल पेट्रोल पंप है, वहां पे हमारे एक मित्र हुआ करते थे, जो पत्थरों का काम करते थे, मिस्टर अमर सिंह। और मुझे ऐसा लगा कि प्लान तो किसी को दिखाना है। अब उनका नाम मैंने अपनी लिस्ट में रखा हुआ था, मैं उनके पास पहुंच गया, उनके ऑफिस में। और मैंने उनसे कहा कि मैं एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जो मुझे आपसे शेयर करनी है। तो मुझे भाई साहब बोलते हैं, उन्होंने कहा आइए भाई साहब बैठिए, क्या आप बता रहे हो आज। तो मैंने अपना पूरा प्रोडक्ट का डेमो का वो निकाल दिया सब कुछ। और
दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो उनके साथ में उनके 2 मित्र और थे जो दूध वगैरह का काम करते थे, वो वहीं बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि इनको भी दिखा दीजिए। मैंने ठीक है, हमने दिखाना स्टार्ट किया, हमने प्रोडक्ट के डेमो करने स्टार्ट किए, और इत्तेफाक की बात रही कि जहाँ हल्दी डालनी थी वहाँ नील डल गई, और उसका पता नहीं क्या दही बन गया, क्या बन गया, भगवान जाने। वो मैंने उनको कहा था कि ये बिल्कुल साफ हो जाता है, लेकिन वो पूरा काला होता जा रहा था। तो अब मैं बहुत देर से देख रहा था ये क्या हो गया। तो वो तीनों लोग मुझे मिलके देख रहे थे, बोले भाई साहब दिखाना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि गंदा पानी साफ हो सकता है। बोले तो और गंदा हो गया। मैंने भगवान जाने क्यों हो रहा है। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ पहली बार था, और तब मैंने हिमांशु जी को फोन लगाया। हिमांशु जी बैठे हैं, सुन रहे होंगे आज इस वाक्य को। मैंने इनसे कहा कि सर मेरे से बड़ी एक दिक्कत हो गई है, मैं डेमो दिखाने के लिए आया था और ये तो साफ होता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा आपने क्या किया? मैंने ये कर दिया, ये आपने गलत कर दिया। अब हो जाए जो हो जाए, हो जाने दो उसको, आप तुरंत वापस आइए और मैं आ रहा हूँ आपके ऑफिस में, वहां हम बैठते हैं। दोस्तों वो फोटो आज भी मेरे पास है, और हम एक बेंच के ऊपर बैठे थे, हमने वहां से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट की। यानी कि मुझे इन्होंने सिखाया कि ऐसे ऐसे करके इसको डालो, इसके अंदर ये डालो, हल्दी डालो, नींद डालो, यानी कि एक एक चीज हमने वहाँ 1-1.5 घंटे के अंदर डेमो किए आपस में ही। वो मुझे सिखा रहे थे और मैं कर रहा था। ये मेरा पहला इंसिडेंट था जब मैंने पहली बार समझा कि प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग है वो इस तरह भी होती है। हम बहुत से यूट्यूब पे देखते हैं, हम बहुत से लोगों को करते हुए देखते हैं, हम मीटिंग सेशन में जूम के अंदर कोई ना कोई कर रहा होता है वो देखते हैं, लेकिन करोगे तो आप तभी जब प्रैक्टिकली करोगे। अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो प्रैक्टिकली इसको करे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली सर के साथ बैठ के किया, और वो दिन और आज का दिन फिर मैं कभी प्रोडक्ट के अंदर रोका नहीं। फिर एक और वाक्य बहुत अच्छा आपको याद दिलाता हूँ, ताकि मैं ये बताने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरह के इंसिडेंट्स आपके सामने भी आ रहे होंगे, जो इंसिडेंट्स मेरे सामने हुए हैं। एक वाक्य बहुत अच्छा था कि मुझे इनको एटलीस्ट 1 साल हो चुका था वेस्टीज के अंदर, और इनकी इनकम जो चल रही थी उस टाइम, ये सिल्वर डायरेक्टर थी, और इनकी इनकम चल रही थी तकरीबन 5,000-6,000 के लमसम इनका महीने का पे आउट आ रहा था। 7-8 के बीच में आता था पे आउट। मुझे अच्छी तरह याद है, ये सारे के सारे लीडर्स संजय प्लेस डीएलसी के ऊपर थे, और इनका सिल्वर ब्रेक होना था, और मुझे बुलाया गया था, और वहां शायद 700 पीवी की कुछ कमी थी इनको 1800 पीवी करने के लिए। और जब मुझे बुलाया गया और मेरे से बोला गया कि सर आपकी हेल्प की जरूरत है, 700 पीवी अगर हो जाएंगी तो ये सिल्वर डायरेक्टर, अपने ब्रांड न्यू सिल्वर डायरेक्टर बन जाएंगे। मैंने कहा सर ब्रांड भी बन तो सकते हैं, पैसा कितना लगेगा? बोला 21,000 के करीब अगर आप हो जाता है तो बिजनेस, आप कितने लोगों को बिजनेस दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। कितना भी किया, मैंने शायद 15,000 का बिजनेस किया था, और उसके बाद हर लीडर ने बोला था कि ये मैं डुप्लीकेबल नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, ये पहली बार एक इंसिडेंट हुआ था। सारी अपलाइन ने 50-50 100 पीवी दी और सिल्वर ब्रेक हुए। अगले महीने उसी महीने जो सिल्वर ब्रेक हुए, जो पे आउट आई थी ट्रेवल फंड की, वो 929 रुपए आई थी, 629 रुपए पहले महीने की वो थी, जब सबने कंट्रीब्यूट करके, मैंने अपनी पॉकेट से लगा के हम सिल्वर ब्रेक हुए थे। और जबकि मैं ऑन द ग्राउंड काम नहीं कर रहा था, मैंने जैसे हस्बैंड इनकी थोड़ी सी हेल्प करी थी। अगले महीने फिर से सिल्वर डायरेक्टर की नौबत आ गई, और फिर उसी कंडीशन में आ गए 25 के बाद, और उस महीने वो सिल्वर ब्रेक नहीं हुआ। तो अगले महीने की जो हमारा ट्रेवल फंड था वो जीरो था, और नहीं मेंटेन हुआ तो हम नहीं कर पाए। इनको मैंने देखा है मायूस हो गई है, शांत बिल्कुल, जैसे पता नहीं क्या गुम हो गया। मैंने कहा यार कितना पैसा आया तुम्हारा, 1,500, 2,000, 4,000 रुपए के चक्कर में इतना माइंड को ऑफ करने की क्या जरूरत है? बोला नहीं, मेरे को उसको कवर करना था, नहीं हुआ। लेकिन जब मैं अपने अपलाइन से मिला और मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग गया, तो उस दिन मैंने इनसे एक बात बोल दी थी कि अब से अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा, एक भी महीना ऐसा नहीं जाएगा जब हम अपना कोई लेवल मेंटेन नहीं करेंगे। और दोस्तों वो एक दिन जहां से मेरा सिल्वर डायरेक्टर पहला 629 रुपए का आया था, उसके बाद हमने ब्रेक किया था, हमारा जीरो आया था, उसके बाद से फिर हमारा सिल्वर स्टार्ट हुआ। और वो दिन से लेकर के, उस महीने से लेकर के टिल आज तक हमें सारी की सारी इनकम रेगुलरिटी आई है, कभी बीच में से कोई मिसमैच नहीं हुई। ये बात हमने वहां उसी दिन तय कर ली थी कि अब महीना कोई भी हो, हम पहले से एडवांस में एक सिस्टम के तहत काम करेंगे। जब हमने काम करना स्टार्ट किया, और मुझे ऐसा लग गया था कि जीपी सिंह तो बहुत ज्यादा काम करता है, यानी कि ऑन द फील्ड अपने ट्रेडिशनल वर्क के अंदर ऐसे कोचिंग का डायरेक्टर है, बोल सकता है लोगों के सामने, बच्चे बहुत बैठते हैं, स्पीच तेरे को आती है, तो ये बिजनेस तेरे लिए बहुत आसान। और जिसको तू बोलेगा वो हाँ करेगा, जिसको बोलेगा वो परचेज करेगा। हमारे अंदर ये फितूर होता है, मेरे अंदर तो बहुत था, एक बार बोल तो सही। और मैंने जाने कितनों को घंटी मारी, मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं करना है, 2-2 हजार का सामान लेना है और मेरे यहाँ से ले जाओ। ठीक है सर, आपने बोल दिया पक्का, एक नहीं आया लेने के लिए, कोई बात नहीं।
मैंने कहा हम बाहर जाके दिखाएंगे। जैसे जैसे लोग मुझे मना करते रहे, जैसे जैसे लोगों ने मेरे से कन्नी काटना स्टार्ट हुई, मेरे अंदर आग लगती चली गई और फिर मैं ग्राउंड में भागना स्टार्ट कर दिया। और कहते हैं ना जैसे मना होता है आप और तेज भागते हो, मना होता है आप और तेज भागते हो, मैं और तेज भागा। और स्थिति मेरी ये आ गई कि पूरा महीना मेरा निकल गया और मेरी जो ज्वाइनिंग की रेशो थी वो थी 100%। अगर मैं 100 प्लान दिखा रहा हूँ तो 100 ज्वाइनिंग थी मेरे पास। लेकिन अगर रिजल्ट की बात करो कि परचेसिंग स्लॉट, क्योंकि परचेज नहीं, आपकी इनपुट आ रही है आउटपुट नहीं आ रही तो बेकार है। और मेरी कंडीशन ये थी कि ज्वाइनिंग सब कर रहे थे लेकिन परचेसिंग उसमें जीरो थी। और मैं जब शाम बीच में कॉल्स आ जाती हैं इसलिए काटना पड़ता है, मुझे पता है अब ये लोग ऐसे हैं कि काटूंगा तो फिर करेंगे, ये बड़ी समस्या है। शाम को घर में आता था, मैं इनको बोलता था ये लो फॉर्म्स और इनकी इनकी फटाफट आईडी लगा दो, आज 4 आई है, 10 आई है, 15 आई है, 20 आई है। तो बोलती थी ये तो बहुत अच्छी बात है, 15-20 से ऑर्डर आया है ये। जब आना होगा उस टाइम वो आ जाएगा, लेकिन फिलहाल ज्वाइनिंग तो डालो। और ऐसे करते करते 20 या 22 दिन निकल गए महीने के और हम एक भी परचेजिंग नहीं ला पाए। और उस दिन मैंने सोच लिया था कि जिंदगी में जो भी काम कर ले, 18 साल तूने सरकारी नौकरी की, प्राइवेट में मैंने गुड़गांव के अंदर 2 साल इंडस में काम किया, उसके बाद में ट्रेडिशनल काम में बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा था, ये सब कर सकता हूँ मैं। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला धंधा मैं नहीं कर सकता, ये मैं कंफर्म कर चुका था कि मुझसे नहीं होगा। और शाम को तकरीबन 7:30 बजे मैं अपने कोचिंग सेंटर के नीचे कारगिल पेट्रोल में आगरा में नीचे गाड़ी के अंदर बैठा था और बड़ा मायूस सा हो गया था कि नहीं यार ये वेस्टीज मेरे लायक नहीं है और शायद हम इसमें काम नहीं कर पाएंगे। और इत्तेफाक की बात रही उस दौर में भी हिमांशु जी बैठे हैं, उनको फिर से वो इंसिडेंट याद आ जाएगा। हिमांशु जी बैठे थे तेजपाल जी के घर पे और मेरा फोन गया था हिमांशु जी के पास और मैंने उनसे कहा था कि हिमांशु सर ये बिजनेस मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा आप अभी कहाँ हो? मैंने कहा सर मैं कारगिल पेट्रोल पंप पे हूँ और मैं ये समझ चुका हूँ कि बिजनेस मेरे लायक नहीं है और मुझे अपने ट्रेडिशनल काम को ही करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या आप तेजपाल जी के घर पे आ सकते हो? 8 बजने का टाइम था शायद, तो मुझे पता नहीं क्या लगा, मैंने कहा नहीं सर मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ। बोला नहीं, अगर आ सकते हो तो आ जाओ। दोस्तों वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरा। मैं चाहता तो इनको कुछ भी बहाना मार के बोल सकता था नहीं मैं घर में जा रहा हूँ, मूड ऑफ है या नहीं, मैं मेरा कोई इंटरेस्ट, पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मुझे लगा कि नहीं यार अगर बुला रहे हो तो एक बार ट्राई करना चाहिए। वो सोच मुझे यू टर्न कर गई और मैं वापस हंदारी में पहुंच गया। और मुझे बाद में बताया हिमांशु जी ने, तेजपाल जी ने, कि क्या इन दोनों का डिस्कशन हुआ था। तो हिमांशु जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी तेजपाल जी को उस वक्त कि सर आज जीपी सिंह आ रहे हैं यहाँ पे और 100% वो दिमाग खाली करके आ रहे हैं। आज इनके दिमाग में जो डाल दी जाएगी ना वो कभी जिंदगी में निकलने वाली नहीं है। ये बात इन्होंने मेरे पीछे बोल दी थी पहले आपस में ही। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि हम अक्सर इस गलती में, गलत फहमी में चले जाते हैं कि हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, हम बहुत ज्यादा जानते हैं। मैं अपने आप को एक्सपर्ट मान रहा था, तभी तो 20 दिन से भाग रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि ये तो 2 मिनट का काम है, इसे मैं कर सकता हूँ, मैं क्या समझदार नहीं हूँ क्या, क्या मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, क्या मेरी एज नहीं है? ये सारे फैक्टर्स मेरे आगे आ रहे थे, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं अपनी लाइफ में? दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि हम अपनी लाइफ में कहीं पे भी कैसे भी सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस तो वही है जो यहाँ सक्सेस हो रखा है। यानी कि अपलाइन आपकी सक्सेस है तो वो आपको दिला सकती है, हम नहीं दिला सकते। मैं वहां पहुंचा, वहां बैठा उनके पास, उन्होंने मेरे से पूरी बात सुनी। बात क्या है, मैंने बताया सर ऐसे ऐसी चीजें हैं, ये मेरे से हो नहीं रहा है, लोग मेरे से जुड़ तो जाते हैं लेकिन परचेसिंग के नाम पे आनाकानी कर देते हैं, ये सब कुछ है। और मैं पैशनेट बहुत ज्यादा हूँ, जो 20 दिन से लगातार भाग रहा हूँ, तो इन द सेंस यस मैं काम करना चाहता हूँ बट मुझे नहीं लगता कि मैं इसको कर पाऊंगा। तब उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे कहने से आप एक चीज कर सकती हो क्या? मैंने कहा सर बताइए, लास्ट टाइम देखते हैं क्या हो सकता है। उन्होंने मुझे एक ऑडियो दी और उस ऑडियो को नाम था थिंक फंडामेंटल। ऑडियो दी। हेलो, सॉरी एक दो कॉल आ रही थी बीच में तो बड़ा डिस्टर्ब आ कर रही रही है। थी। हाँ। नहीं कोई बात नहीं, आ रही तो है आवाज।
इन्होंने मुझे एक ऑडियो दी जिसका नाम था थिंक फंडामेंटल एंड ग्रो रिच। और उस दौर में जब ये सीडी इन्होंने मुझे बोली थिंक फंडामेंटल, और तो मैं सोचे पड़ गया, मैं थिंक फंडामेंटल कौन सी है, मेरे को नहीं समझ में आया क्या ऑडियो है ये। तो इन्होंने बोला आपने सुनी नहीं। मैंने कहा सर हम तो एक ही चीज करते थे, गाड़ी के अंदर पेन ड्राइव के अंदर सारी ऑडियो हमने डाल रखी थी, लैपटॉप से हमने कॉपी पेस्ट कर ली, सारी पेन ड्राइव के अंदर डाल ली, एक बार गाड़ी के अंदर लग गई, एक स्टार्ट हुई तो वो लास्ट तक जा रही है 4 5 6। अब हमें नहीं मालूम कि कौन सी ऑडियो कहाँ घूम रही है, हमें तो बस भारत साहब को सुनना है, सुनने से एक्साइटमेंट आ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि चल क्या रहा है, सीडी कौन सी है। तो हमें पता ही नहीं था। इन्होंने कहा थिंक मंडल सुनी है, मैंने नहीं सुनी। अच्छा वो सुनी है फॉग वाली, फॉग में जब सुसु करने गए और वहां ये था वो, मैंने हाँ हाँ सुनी है। बोला एक काम करो इसको एक बार और सुनो। ये बड़ा प्रैक्टिकल इंसिडेंट बता रहा हूँ जो ये अपलाइन उन्होंने मेरे साथ किया है। जब इन्होंने कहा कि आप उस ऑडियो को पहले ढूंढें अपने उस पेन ड्राइव से और गाड़ी में उसको लगा के ठंडे दिमाग से आज उसको सुनिएगा, अगर वो ऑडियो आपको समझ में आ गई तो आपको आपके सवाल जितने भी हैं उनके आंसर मिल जाएंगे। तो उसमें मैं करीब 8:45 वहां से निकला और मैंने वो ऑडियो सर्च की, वो तीसरे नंबर पे ये ऑडियो थी और मैंने उसको देख लिया, हाँ ये फॉग वाली आ गई, यही है। और मैंने वहां से उसको स्टार्ट किया। मुझे उनके घर से मेरे घर तक आने में 15 मिनट लगे। 15 मिनट में वो ऑडियो सुनता रहा गाड़ी के अंदर। उसके बाद मैंने घर के आगे गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी बंद हो गई लेकिन ऑडियो चलती रही और मैं वहीं पे ही बैठा रहा। वाइफ भी बच्चे बार बार 3 3 4 बार और वो आ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये गाड़ी से उतरे नहीं पर गाड़ी तो खड़ी हो गई है। और मैं बिल्कुल 45-50 मिनट्स कंटिन्यूसली आंख बंद करके उस ऑडियो को सुनता रहा। दोस्तों वो ऑडियो इस तरह मेरे अंदर चली गई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और वो ऑडियो हमेशा मेरे जहन के अंदर घूमती है। उस ऑडियो ने मेरे बिजनेस के अंदर एकदम से बूमाटमेंट कर दिया और मैं फिर चल पड़ा उसमें। ये ऑडियो सबने सुनी होगी, लेकिन मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आपसे बोलूंगा कि ठंडे दिमाग से, खुले दिमाग से आप उस ऑडियो को जरूर सुने, थिंक फंडामेंटल एंड ग्रो रिच। वो ऑडियो आपको समझाएगी कि डेप्थ ड्राइव कैसे कर रही है, वो ऑडियो समझाएगी कि हर मर्ज की दवा क्या है। आपके बिजनेस नहीं चल रहा, आपके लोग नहीं आ रहे, आपके प्रोडक्ट की परचेज नहीं हो रही, आपके लेवल्स मेंटेन नहीं हो रहे, उस कंडीशन में भी करना क्या है, वो उस ऑडियो के अंदर मुझे उस वक्त दिखाई दी थी। और वो मैंने सुनी, उसके बाद घर में आया, खाना खाया, फिर मैंने दोबारा सुनी, फिर उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि काम तो ऐसे होगा। हमने वहां से काम करना स्टार्ट किया, हमने फिर पिंस ब्रेक करने लग गए, हम बन गए गोल्ड डायरेक्टर। और गोल्ड डायरेक्टर बनते बनते दिसंबर 2017 आ गई और इस जुलाई 2016 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, इन्होंने साइन किया था। उसके बाद दिसंबर 2017 के अंदर जो हमारी लास्ट पे आउट थी वो थी 8,336। 8,336 पे आउट 1.5 साल के बाद। दोस्तों बहुत लोग सोचते हो कि ये क्या है, गोल्ड डायरेक्टर पे 8,500, वो भी 1.5 साल। यहां बताने सिर्फ इसलिए चाह रहा हूं कि हमने 1.5 साल उस पैशनेट के साथ काम किया, हमने उस पेमेंट को तवज्जो नहीं दी, हमने काम को तवज्जो दी। हम चाहते थे कि हम सीख के काम करें और हमने सीखना जब स्टार्ट किया, यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उस दौर के अंदर मीनू पांडे मैडम ने। हम लगातार मीनू पांडे मैडम के संपर्क में थे और मीनू पांडे मैडम उस टाइम प्लान दिया करती थी। हम बैठते थे तो मैं उसको नोट करता था कि देखो एक लेडीज किस तरह से प्लान दे रही है। और यहाँ पे तेजपाल सर आते थे और अपना अपना कुछ ना कुछ बिजनेस प्लान के बारे में बात करते थे। मैंने स्पेशली जो काम किया था वो क्या था, हिमांशु जी के साथ स्टार्टिंग में हम बहुत ज्यादा काम किए उसमें। और एक और इंसिडेंट आया, हम 8,000 की पे आउट पे थे, गोल्ड डायरेक्टर थे और हिमांशु जी उस टाइम गोल्ड डायरेक्टर थे आई थिंक। और हमारी जो पे आउट थी इतनी खास नहीं थी, हम लगातार 8,000 9,000 8,000 9,000 ही कर रहे थे। और फिर एक इंसिडेंट आया मेरे लिए, कारगिल जो पेट्रोल पंप है बहुत ज्यादा लकी रहा है। और मैं उस कारगिल पेट्रोल पंप पे गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, अचानक मेरे पास फोन आता है प्रमोद यादव जी का, वही शख्स जिनके चेक को देख के मैंने इस बिजनेस में आने की हिम्मत दिखाई थी और मैंने स्टार्ट किया था। उन्होंने कहा कि जीपी सिंह जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, अब इसमें ग्रोथ लाने की जरूरत है, अपने पे आउट को आप बढ़ाइए और ग्रोथ लेके आइए। मैंने कहा सर जितनी हिम्मत हो सकती है मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इसमें पेमेंट नहीं बढ़ रही, मुझे इसमें बताइए पेमेंट कैसे आएगी। तो उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी बात पूछी थी कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। मैंने कहा सर 50,000। मुझे इनिशियल गोल 50,000 कम से कम तो आनी चाहिए, तब तो लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे किसी को दिखा भी सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ। तो बोले 50,000 कमाने के लिए आपको एलओबी का एक सिस्टम को समझना पड़ेगा।
आपको अपनी 2 स्ट्रॉन्ग लेग के ऊपर एलओबी लगानी ही पड़ेगी। पहले एक को एलओबी लेके आइए, दूसरे को एलओबी लेके, जिस दिन आपकी दोनों लेग एलओबी पे परमानेंट आने लग जाएंगी, आपके 50,000 के चेक को कोई रोक नहीं पाएगा। अब ये एलओबी क्या चीज है, इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा अपनी अपलाइनों से। आप जाइए, बैठिए उनके पास, उनको बोलिए मुझे 50,000 की इनकम चाहिए, मुझे कैसे करना है। मैं दोस्तों वहां से गाड़ी मैंने फिर टर्न की, फिर बैठा इन लोगों के पास, फिर पहुंचा, मैंने इनसे कहा कि भैया 50,000 की इनकम बताओ। ये एलओबी का एक ज्ञान दे गए मुझे हमारी हिमायत प्रमोद जी। अब बताओ ये एलओबी है क्या चीज। तब उन्होंने बताया कि यहाँ से 5600, यहाँ से 5600 ऐसे अगर आप आएंगी तो हो जाएंगे। अब इन्होंने ये भी बताया कि 5600 आने के लिए आपको करना क्या है, आपको सेलेक्ट करने ऐसे लीडर्स जो आपके डुप्लीकेबल में आते हैं। जीपी जी, इसमें जी आपका सर। साथ दिया ना देवकरण जी ने। हाँ, इसमें देवकरण जी ने साथ दिया था। यस, देवकरण मैं जी ने साथ देवकरण जी दिया को था। लेने वाला था, लेकिन आपने पहले ही बता दिया। देवकरण जी बहुत पीछे आए हमारे। स्टार्टिंग में देवकरण जी हमारे साथ नहीं थे, क्योंकि देवकरण जी मथुरा में रहते थे, अभी ग्राउंड डायरेक्टर हैं, हमारे सबकी अपलाइन में आते हैं वो, और वो बहुत पीछे से हमारे साथ आए, हमारे साथ कनेक्ट हुए। जब वो एलओबी की कंसर्न चल रही थी तो ये सारे आपस में इधर उधर कर रहे थे कि आप बता दो, आप बता दो, आप बता दो। तो तब देवकरण जी यहाँ पे आए थे, और शायद कहीं सर मीटिंग में हमारी मुलाकात हुई थी उनसे। शायद कुछ ऐसे ही हुआ था। यस, कहीं मीटिंग में हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, जब मेरा इंट्रोडक्शन कराया गया। मैंने कहा कि सर बाकी सब तो ठीक है, एलओबी बताओ कैसे आती है। तो बोला अभी से एलओबी क्या कर रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, 50,000 की इनकम चाहिए, और मुझे अच्छी तरह पता है कि 50,000 की इनकम प्रमोद जी ने बोली है तो यहीं से आएगी। तब उन्होंने नहीं, मुझे बिल्कुल बैठ के सही बात। बताया था, हाँ आपको ये जो 50,000 की इनकम लाने के लिए आपको अपनी दोनों लेगों के ऊपर, यानी कि जो आपकी 2 क्वालिफाई लेग हैं, उन दोनों लेगों के ऊपर आपको कम से कम 3-3, 4-4 लीडर्स ऐसे राउंड ऑफ करने पड़ेंगे जिन्हें आप डायरेक्टर मेंटेन कराओ या उनके लेवल को मेंटेन कराओ। तीनों चारों डायरेक्टर्स होने चाहिए, प्लस वो अगर वो सिल्वर बनते हैं तो उनको सिल्वर मेंटेन हो। अगर ऐसे लीडर्स अगर करते हैं तो रेगुलरली आपकी इनकम आएगी। मैंने उसके ऊपर काम किया, 3 महीने 4 महीने हम लगातार काम करते रहे, और एज ए गोल्ड जो मेरी पे आउट थी वो गई 47,000 तक। हमने गोल्ड पे एज ए 47,000 लिया। उसके बाद हमने स्टार ब्रेक किया, और स्टार पे जो हाईएस्ट इनकम उस टाइम चला करती थी उस दौर में हमारी पूरी टीम की, उस टाइम हाईएस्ट सर 55-57। और मीनू पांडे मैडम ने स्टार पे 75 ली थी। और राइट। उस पे भी हमारे देवकरण जी आए थे। उन्होंने एक्चुअली ना टेक्निकली तो देवकरण जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, हमें कहीं लोचा फंसता था, हमें ऐसा लगता था कि क्या करें सर, इनकम कैसे बढ़ेगी, तो उन्हीं को हम यही पकड़ लेते यही संकट मोचन थे स्ट्रक्चर के। तो हम स्ट्रक्चर्स के बारे में शेयर करते थे, एक काम करो इस लेग पे यहाँ काम करो, इस पे यहाँ काम करो, ये इस तरह से पे आउट आएगी आपकी। तो हम फिर उसी हिसाब से चल पड़ते थे। देखिए ये बताया मैं क्यों रहा हूँ, क्यों अपलायंस के यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, किसी भी महाभारत रामायण देख लीजिए, कुछ भी आप देख लीजिए, आपको एक गुरु जरूर मिलेगा। एकलव्य को आप देख लीजिए, उनका कोई गुरु नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने अपना गुरु बना दिया। इस बिजनेस के अंदर भी यही सिस्टम है। यहाँ जो आपकी अपलाइन बता रही है, आप उसको फॉलो करते जाइए, आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो इन द सेंस वेरी क्लियर है कि आप उनकी बातों को उन्हीं के हिसाब से फॉलो नहीं कर रहे हैं। वहां आपका दिमाग लग गया। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में यही था, जब मैंने आपको बताया, जब मैंने ऑडियो नहीं सुनी थी, और उसके बाद जब मैंने सुनी तो मैं अपने आप को ब्लैंक हो गया। मैं समझ गया कि जीपी सिंह तेरी नैया तभी पार हो सकती है जब तू ब्लैंक कर ले। और वहां से हमने स्टार्ट हुए, और यहाँ पे यस देवकरण जी ने बहुत टेक्निकली हमें बहुत सपोर्ट किया सिस्टम को समझाने के लिए। स्ट्रक्चर हमारा उन्होंने बहुत सही कर दिया। और एक वाक्य और इंसिडेंट हुआ उसी दौर में, कहते ना कि समय के हिसाब से सारी चीजें तब्दीली होती चली गई। उस दौर में हम एक हेड ऑफिस में चले गए थे, वहाँ आलोक टंडन जी का हमें एक लेक्चर सुनने को मिल गया 6x6 के ऊपर। वहाँ पहली बार मैंने उनसे सुना था, और जब उन्होंने बताया कि आप 6x6 के ऊपर अगर आप काम करते हो, यानी कि 6 लेग के साथ काम करते हो, और पर लेग 400 पीवी के साथ बिजनेस करते हो, तो जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं आएगा कि आपका कोई लेवल मेंटेन ना हो। यानी कि हर लेग के ऊपर 400 पीवी आपको डालनी है। या तो 4 कंसिस्टेंसी ले लो, या आपने 3 या 4 आप कोर ले लो। अब तो 60 पीवी आ गई है तो 10 ले लो, कुछ भी कर लो, आप कैसे भी ले लो। यानी कि 6 लेग के ऊपर आपको 400 पीवी जनरेट करनी है। और अगर आप ऐसा करते हो और अपने लेवल को आगे बढ़ाते चले जाते हो, तो जिंदगी में आपको मेंटेन नाम की चीज कभी दिक्कत नहीं देगी। ये चीज मैंने बारीकी से वहां ऑब्जर्व की। और ये देखो, मुझे जैसे बताते चले गए मेरे को, रुचि को, और हम काम करते चले गए, उसका रीजन एक ही था कि हम एज ए स्टूडेंट हम वहाँ काम कर रहे थे, और हम सीखना चाह रहे थे, हम लर्निंग एटीट्यूड में थे।
हम एक ही चीज मानते थे कि जो चीज मुझे सक्सेस के लिए चाहिए उसको मुझे गेन करना है, जो चीज मेरी अपलाइन मुझे बता रही है उसको मैंने एक्सेप्ट करना है, और मैं लगातार उसको एक्सेप्ट करता चला गया। और एज ए स्टार डायरेक्टर हमारी जो लास्ट पे आउट थी स्टार पे वो 85,000 रही, 87 हमने ब्रेक की। और फिर उसके बाद हम डायमंड हुए, डायमंड के ऊपर हमारी पे आउट 1,61,000 तक पहुंच गई। उसी दौर में हमने क्रेटा भी एक परचेज की। क्रेटा का बहुत अच्छा इंसिडेंट है जो ये हिमांशु जी भी उसके गवाह हैं, किस तरह से हमने उसको अचीव किया। इसमें एक चीज और थी हमारे बिजनेस के अंदर जिसने हमारे बिजनेस के अंदर जो स्ट्रक्चर को सही कर दिया, वो था फ्लाइंग विद वेस्टीज। सर याद है 2018 इंसिडेंट मई जून का? बिल्कुल 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 अच्छी तरह याद है। और इकलौते 2018 इकलौते आप ही थे जिन्होंने अचीव किया था। एक्चुअली में एक वो बहुत अच्छा इंसिडेंट था। वेस्टीज ने एक अनाउंसमेंट की थी फ्लाइंग विद वेस्टीज, जिसमें 6 महीने के लिए एक टारगेट, जैसे 1% पूल अभी आया हुआ है, ऐसा ही वो 6 महीने के लिए एक वो 6 महीने की स्कीम थी। और उस स्कीम के तहत ये बताया गया था कि जो इसको पूल वाइज, जैसे हमारा 1% पूल चल रहा है, ऐसे ही 6 महीने लगातार अपनी इतनी एलओबी जनरेट करता है, इतना साइड वैल्यूम जनरेट करता है, तो वो थाईलैंड के लिए क्वालिफाई करेगा। और उसके लिए बकायदा विनिंग टीम ने कमर कसी थी, और विनिंग टीम ने बकायदा चार्ट पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंट आउट करके और हर लीडर को वो पहुंचवाए थे। और हमारी यहीं सिकंदरा में एक मीटिंग सेशन ली थी प्रमोद जी ने, और तकरीबन उस मीटिंग के अंदर भी 100 के करीब लोग थे। और उन सारे 100 लोगों को वो जो चार्ट पेपर था वो दिया था सबको, वो मैंने भी लिया था। उसके शायद हिमांशु को कभी फोटो भी होंगे, कभी और देखने को मिलेंगे। और हमने वो सारे चार्ट पेपर को पकड़ के फोटो खिंचवाए थे। जब वो पेपर मेरे सामने आया था तो मैंने उस पेपर को देखने के बाद एक चीज डिसाइड कर ली थी कि 2007 में मेरा पासपोर्ट बना था और अब वो एक्सपायरी डेट पे होने को आ गया। मैं आज तक कभी फॉरेन पे नहीं गया। एक अपॉर्चुनिटी आई है, अगर मैं इसमें सक्सेस होता हूँ तो डेफिनेटली फॉरेन चला जाऊंगा। मैंने उस पेपर के साथ ही डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस फ्लाइंग विद वेस्टीज को मैं क्वालिफाई करूंगा। और मैंने उसको एक ही चीज किया, उस पेपर को लाके फोल्ड नहीं किया। बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, उसको फोल्ड कर लिया होगा, कहीं रख दिया होगा, किसी ड्रॉ के अंदर रखा होगा, या कहीं पेपर कॉपी के नीचे डाल दिया होगा, या एक दो बार देख के उसको छोड़ दिया होगा। लेकिन मैंने आने के बाद उसको पेस्ट किया बकायदा, और वो पेस्ट की हुई चीज आज भी घर के अंदर है। और मैं जिस हॉल में बैठा हूँ उस हॉल के अंदर है। यहाँ मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ वो कहाँ पे है। हिमांशु सर दिखाई दे रहा है वो? दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं और थोड़ा सा नजदीक से आपको दिखाता हूँ। हम्म, ये है वो फ्लाइंग विद वेस्टीज का, जो मैंने फिल किया था अपने हाथों से। हर महीने में इसको फिल करता था और इसको मैंने अचीव किया। और यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ बहुत अच्छी, ये कि मोटे अक्षरों में लिखा जा रहा है यहाँ पे 10 सितंबर 2018 इनकम 1 लाख, और जिसके ऊपर हमने लिखा अचीव। ये जो मोटे अक्षरों में लिखी है ये लिखी थी हिमांशु बजाज जी ने। और और ये इनकम मैंने अक्टूबर में ही अचीव करी थी। और मैं जहाँ बैठा हूँ इस वक्त, ये मेरा कोई बेडरूम नहीं है, ये मेरा डाइनिंग हॉल है जहाँ पे मेरे सारे गेस्ट आके बैठते हैं। सारे लोग यहाँ पे मिलते हैं, आते हैं। और बहुत से लोग मुझे देखते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब ये दीवारों के ऊपर क्या आपने लिख रखा है, वो भी स्केच पेन से, और इतना मोटा मोटा कि 1 लाख 2 लाख की इनकम आ रही है। ऊपर उसके ऊपर एक और चीज लिखी हुई है हमारे तेजपाल जी ने, जिसमें उन्होंने 4,11,000 लिख रखी है। वो तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, वरना पार हो जाती वो भी। मेरे सही जो बात है। फादर मेरे जो फादर हैं वो बेसिकली आर्मी से रिटायर्ड हैं। और वो जब यहाँ बैठते थे तो एक ही चीज बोलते थे, यार तुम लोग ये पैसा लिख लिख के तुम दीवार पे लिखते हो, तो इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी, तुम क्या इसमें कोई लिखता है कि इस तरह पैसा? वो भी चलो अपने रूम में लिख लो, बात अलग है। तुम यहाँ दुनिया के बैठती है, हमारे फ्रेंड्स लोग यहाँ के बैठते हैं, यहाँ हर कोई आता है, कोई भी मिलने वाला आता है, जाहिर सी बात है बेडरूम डाइनिंग हॉल में बैठेगा। और डाइनिंग हॉल में बैठता है तो सबसे पहले यही देखता है कि ड्रीम वॉल बनी हुई है और आपने दीवार पूरी पोत रखी है, ये क्या मतलब है, क्या कर रहे हो तुम लोग ये? तो मैं उनको बताता हूँ कि पिताजी ये वही चीज है, और ये मैंने नहीं किया है, हमारी अपलाइन करके गई है, और ये अपलाइन तो पत्थर की लकीर हो गई, अब इसने लिख दिया तो अचीव कर। और वो और लिखने यहाँ पर एक
यहाँ पर एक चीज की कमी और दिख रही है इस वॉल पे। पहले यहाँ पर एक वो लगा था ड्रीम बोर्ड, विजन बोर्ड था, जी जिसमें जी जीपी सिंह जी के बहुत सारे ड्रीम्स लगे हुए थे। वो अभी यहाँ पे मुझे मिसिंग था, वो शायद अभी चेंज किया है इन्होंने, कहीं और वो लगाया है। मैंने वो मैं जानबूझ के चेंज कर दिया। एक्चुअली होता क्या था कि मैं अपने ड्रीम लगा लेता था, जैसे मैंने क्राउन डालना था, मैंने क्राउन का उस पर लगा दिया। अब डाउनलाइन तो आती है हम्म। डाउनलाइन देख लेती है, ओ सर का ये ड्रीम है। तो वो ड्रीम्स ये बहुत से लोग पॉजिटिव लेते हैं, बहुत से नेगेटिव लेते हैं। नहीं, और सही बात है। हाँ, तो उस चक्कर में मैंने कहा नहीं, इसको मैं थोड़ा सा दूसरा एक और चीज थी कि ये यहाँ कुछ और लगाने का मेरा प्लान था कि कुछ बड़ी चीज मुझे यहाँ लगानी थी। वो अभी तक मैं उसको कवर नहीं कर पाया, इसलिए वो निकाल के अभी साइड में रखा हुआ वो। और उसके अंदर मैंने यूसीडी का भी एक लगाया हुआ था, पर वो यूसीडी अभी रह गया। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा वो रह जाएगा, जब तक देखते हैं कब है इसका। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा चैट है। में, चैट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं, मजा आ गया जीपी सर आपकी स्टोरी सुन के। तो बहुत अच्छे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो आप कंटिन्यू करिए। और वास्तविकता में आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है और बहुत कुछ सिखाती है। बहुत से इंसिडेंट्स में यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ बहुत अच्छा मिल गया। यहाँ बहुत स्ट्रगल मैंने किया है, रुचि ने, हम दोनों ने मिलके, और बहुत जबरदस्त हमने स्ट्रगल किया है। हमने उस पे आउट को भी सहा जहाँ पैसा नहीं आता था। जब हम इस बूम के ऊपर आ गए, फिर एक इंसिडेंट ऐसा हो गया हम लोगों के साथ कि ये है, मैं दिखाऊं अभी जतिन प्रताप सिंह को। जतिन इधर बैठ जरा, देखो मैं इसकी एक फोटो आपको शेयर करता हूँ। ये है बड़ा वाला बेटा, और सन 2018 में ये कोई स्पोर्ट्स खेल रहा था। स्पोर्ट्स खेलते खेलते मेरी सारी अपलाइन को ये चीज पता है, और स्पोर्ट्स खेलते खेलते अचानक इसके पैर में कोई चोट लग गई या कोई ऐसी इंसिडेंट हो गया जिससे ये चल नहीं पाता था। और हम उस टाइम बड़े पिक पे काम कर रहे थे, और उस टाइम स्टार डायरेक्टर थे, सब डाउन स्टार ही थे हम उस टाइम लोग। और हम पिक पे काम कर रहे थे। हमारी टीम बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। टीम हमारी जलेसर में थी, आवागढ़ में थी, एटा में थी, और अलीगढ़ में थी, दिल्ली में थी। दिल्ली में मेरा बहुत ज्यादा काम चल रहा था। वहाँ तुलसी लोहिया सर हैं, वो हम सारे लोग मिलके बहुत बड़ा काम कर रहे थे। हिमांशु जी वगैरह सब जानते हैं इस चीज को। इंसिडेंट ये हो गया था कि इनका पैर काम करना बंद हो गया। हमने 1 महीने तक वैसे ही टाल मटोल करते रहे, बोलते रहे चल ठीक है दिखा देंगे, हो जाता है, मसल्स क्रैम्प कर गई होंगी, जो भी हो सकता है। लेकिन जब ये ठीक नहीं हुआ तो किसी ने सलाह दी कि इसको एम्स में ले जाओ। दोस्तों जब हम इसको एम्स में ले गए तो एम्स ने इनके ट्रीटमेंट की, और ट्रीटमेंट के बाद इनको डिक्लेयर कर दिया कि इनको अर्थराइटिक्स है। बाकी एक सिंपल सा है, डॉक्टर ने बोल दिया अर्थराइटिक्स है। और उस दौर में भी सुबह हम जाते थे 4 बजे और 11 बजे तक ओपीडी में बैठते थे। और उस ओपीडी को फ्रेश होने के बाद दोपहर के शेड्यूल हमारे मीटिंग्स के मेरे रहते थे, और मैं तुलसी सर के साथ बकायदा शाम को 7 बजे तक मैं मीटिंग करता था वहाँ पे। दोपहर को 2 बजे से 7 बजे तक मीटिंग शेड्यूल में रहते थे, ये गाड़ी में बैठ रहता था। और उसके बाद फिर हम रात को 11-12 बजे तक वापस घर पे आते थे। और वो एक इंसिडेंट था हम लोगों के बीच में कि ऐसी स्थिति में मैंने वो मीटिंग सेशन कभी नहीं छोड़ी। पेरेंट्स तो यहाँ तक भी बोलते थे कि तुम्हारे लिए पैसा सब कुछ हो गया क्या। हम बोलते थे नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है। अब इम्पोर्टेंट ये आ गया कि टीम के अंदर लोग आ चुके हैं। टीम के अंदर ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जिनकी ड्रीम्स हमने बिल्ड किए हैं। अब उनके लिए काम करना बहुत जरूरी हो गया। और आज आपके सामने ही बैठा है और बिल्कुल मस्त है, सब कुछ खेलता है, और बिल्कुल ठीक भी हो गया ये। लेकिन कभी छोड़ा नहीं। यहाँ पे एक इंसिडेंट बहुत अच्छा है। यहाँ एक संतोष जी के वाकई जिक्र करूंगा, हमारे स्टार डायरेक्टर हैं। वो एक बार घर पे आए थे, और घर पे आके उन्होंने बोला था कि आप विजुलाइज करो कि आप ठीक हो रहे हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। आप एक ऑडियो सुनो। कौन सी वीडियो देखी थी तुमने? सीक्रेट। इनको एडवाइस करी थी कि आप एक सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली एक सीक्रेट की एक वीडियो है, वो इनको शेयर की थी। आप उसको देखिए और उसको विजुलाइज करिए। आप यकीन मानिए, ये जो हम ड्रीम वॉल पे जो चीजें लगाते हैं और अपनी जो ड्रीम्स को पेस्ट करते हैं, जैसे मैंने अपना फ्लाइंग विद वेस्टीज लगाया, जैसे अपने जो पेमेंट जो अप्लायंस लिख के चलेगी, या वो आप बोर्ड अभी जैसे हिमांशु जी जिक्र कर रहे थे कि वो नहीं है, और वो जब वो भी लगा है, मैं अंदर की तरफ मैंने उसको लगा दिया फिलहाल, और वो सब चीजें काम करती हैं। एक बहुत अच्छा इंसिडेंट सर एक शेयर करना चाह रहा हूँ। इसको प्रॉब्लम थी, इसमें लिखा उसमें एक पेपर के ऊपर कि मैं इतने महीने में इस तारीख को स्पोर्ट्स खेलूंगा, और मेरे जो क्लास 10th में मार्क्स होंगे वो 90+ होंगे। और एक छोटा वाला अपने बेटा है, उसने लिखा था कि मैं अगले महीने डॉग 2 लेके आऊंगा। क्योंकि उसको भी सुनने में आ रहा था कि जो आप लिखोगे वो मिलेगा, यानी कि उसको जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उनसे बड़ा लगाव है। तो उसने कहा था कि मैं 2 डॉग लाऊंगा अगले महीने।
क्योंकि उसको ऐसा सुनने में आ रहा था कि जो चीज दीवार पे लिखी जाती है पूरी हो जाती है। और इत्तेफाक की बात रही, जो इसने लिखी थी बड़े वाले ने, उसके दोनों चीज पूरे हुए। इसके 10th में भी मार्क्स 90 से अबव रहे, और प्लस इसने स्पोर्ट्स भी खेलना स्टार्ट किया, यानी कि ठीक हो गया, और उसका डॉग नहीं आया। तो बोलता था कि ये चीज काम नहीं करती। तो हमने उसको बताया, बेटा उसने दिल से लिखा था इसलिए वो सक्सेस हो गया, और तुमने ऊपर से लिखा था इसलिए वो सक्सेस नहीं हुए। ये प्रैक्टिकल है, मैं घर की वेरी बात कर रहा हूँ। वेरी वेरी वेल सेड, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। और ये एग्जांपल नहीं है, ये रियल स्टोरी है। और ये रियल इसके लिए स्टोरी मतलब अगर विटनेस के तौर पे हम गवाही दे सकते हैं, मीना जी और मैं, तेजपाल जी, हम सब यहाँ गवाही दे सकते हैं इस बात के लिए, रियल स्टोरी है। तो ये ये रियल वास्तविकता स्टोरी। में काम करती है चीजें। हाँ, और ऐसा नहीं है कि मैं अकेले बैठ के बात कर रहा हूँ, ये तीनों बैठे हैं सामने। और आज भी मैं वाकया शेयर करता हूँ, इनसे बोलता हूँ कि वो तुम्हारे पेपर कहाँ है भाई? एक ने लिखा था कि मैं स्पोर्ट्स में और अपना वो लाऊंगा, एक ने लिखा था मैं डॉग का बच्चा लूंगा, उसका हुआ नहीं। तो मैंने कहा तुम तो कुछ भी लिख देते हो, तुम्हारा कैसे होगा? उसने दिल से लिखा, उसको वो चीज चाहिए थी, वो उसने हासिल कर ली। यही चीज आती है हमारी ड्रीम के ऊपर भी। अपलाइन ने बोला ड्रीम चिपकाओ, हमने चिपका दिए। क्या आपने इंटरनली फील करके वो चिपकाया कि वाकई आपको वो चाहिए था? बहुत से लोग पैसा चिपका देते हैं, बहुत से लोग 5 लाख, ठीक है आपने 5 लाख चिपका दिए, क्या वाकई फील करते हो कि 5 लाख आपको चाहिए? या आपने कहा मुझे एसी चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे क्राउन डायरेक्टर का लेवल चाहिए, मुझे गोल्ड का चाहिए, डायमंड का चाहिए, कुछ भी हमने लेवल लगा दिया, क्या हमने उसको फील किया कि जो हमने लगाया हमें चाहिए? इसी तरह जो फ्लाइंग विद वेस्टीज था, ये सबको मिला था, मुझे नहीं मालूम किसने चिपकाया नहीं चिपकाया, बहुत ने चिपकाया होगा, लेकिन मैंने इसको चिपकाया और मैं इसको फील किया, मैंने इसको महसूस किया कि नहीं, मुझे 100% थाईलैंड जाना है। और दोस्तों, छठे महीने जब चालू था इस फ्लाइंग विद वेस्टीज का, उसके 15 दिन रहते ही मैं इकलौता पहला ऐसा व्यक्ति था इस पूरे आगरा मंडल के अंदर जिसने फ्लाइंग विद वेस्टीज को क्वालिफाई किया था। क्यों? कि यहाँ से एक्सेप्ट किया था, यार इसको करना है। और उसके बाद फिर हमारे लोकेंद्र जी आए, उन्होंने इसको क्वालिफाई किया। आगरा से हम 2 थे, हाथरस से फिर कुलदीप आए, और एक शैलेंद्र थे, वो भी आए। हम इस पूरे आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, ग्वालियर, इन सारे पूरे रीजन से सिर्फ 4 व्यक्ति थे जो हम फ्लाइंग विद वेस्टीज में थाईलैंड गए थे। जुलाई के महीने में हम वहाँ से थाईलैंड होके आए। और ये आज भी मेरे पास चिपका हुआ है, ये सिर्फ इसलिए चिपका है कि मुझे आज भी एहसास कराता है कि जो लिखी हुई चीजें हैं वो सक्सेस तो होती हैं, बशर्ते आपकी लिखने की नीयत क्या है, बशर्ते आप किस उम्मीद से लिख रहे हो उस चीज को। अगर आपने कोई भी अपना ड्रीम आज चुकाया है तो उसको आज दोबारा से चेक करें, उसको दोबारा से समझें कि वाकई उसमें मेरी नीयत क्या है, यानी कि मेरे जो जो मेरी फीलिंग्स है वो वाकई छुपी हुई है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बस ऐसे ही यार बोला है चिपका दो, किसी सही ने बात है, वो 100। आपका कितना अपना है। वो कितना अपना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपना नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना, कितने भी हाथ पैर मार लेना, आपको सक्सेस दिलाने वाले नहीं है। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ आपसे, आप रोज मीटिंग करने चले जाना, रोज तूफान लगा देना, रोज जितनी प्लान कर सकते हो कर लेना, लेकिन आप सक्सेस नहीं होंगे अगर आपने इंटरनली उस चीज को फील नहीं किया। तो हमारी सक्सेस का मंत्र ये की रहा कि हम पहले ब्लैंक हो गए, लर्निंग एटीट्यूड में चले गए, हमने हर अपलाइन की रेस्पेक्टफुली उनकी बात को एक्सेप्ट किया, ये सोच के। और इत्तेफाक की बात एक और बता दूं, अगर देवकरण जी को मैं छोड़ दूं तो, कि देवकरण जी बहुत पीछे आए थे, जितनी मेरी अपलाइन है सब मेरे से एज में छोटी है। ये बात सही है। चाहे वो मीनू पांडे मैडम हो, और चाहे हिमांशु जी हो, चाहे तेजपाल जी हो, चाहे प्रमोद जी हो, ये सारे के सारे मेरे से एज में छोटे हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं एज ए स्टूडेंट इन लोगों के साथ बहुत बेहतर तरीके से गया। ये मैंने सिर्फ इसलिए बात बोली कि अगर किसी के दिमाग में ऐसा है कि मेरी अपलाइन तो मुझसे बहुत छोटी है, तो माफ करना, आपकी अपलाइन आपसे बहुत बढ़िया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बड़ी जो बात ये चीज आपकी सफलता में इनोसेंसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इनोसेंट, तो ये बिजनेस ही ऐसा है। अगर आप इसको इसी तरह से करोगे, पागल बन के करोगे तो बिजनेस हो जाएगा, दिमाग बन के करोगे तो बिजनेस नहीं होगा। आपको यहाँ पागल बहुत करना ही बहुत पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और जब मैंने यहाँ से गाड़ी ले ली, क्रेटा, अगस्त 2019 में हमने यहाँ से परचेज की थी, और जब मैं 2 महीने बाद उस गाड़ी को कंपनी में लेके गया तो गाड़ी का जो मीटर था वो 27,000 था। मान सकते हो आप ये चीज? 2 महीने बाद जब वो कंपनी के अंदर गाड़ी पहुंचती है और उस गाड़ी का मीटर 27,000 बोल रहा हो, तो वो जो कंपनी है हुंडई का, वो क्या बोलेगा? ये भाई साहब ये 2 महीने में कहाँ चलाया है इस गाड़ी को? ट्रैवल में तो नहीं चला रहे थे, टैक्सी तो नहीं बना रखी इसको? मैंने कहा भैया, ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है
बस इसमें गियर लगता है। और एक इंसिडेंट बहुत अच्छा है कि हिमांशु सर के साथ ही इंसिडेंट हमारा रहा है कि हमें जाना था सूरत, और नई नई गाड़ी थी, सूरत जाना था, रिजर्वेशन मिल नहीं रहा था, फ्लाइट से जाने का प्रोग्राम सेट नहीं हो रहा था कि 2-3 जगह हमको मीटिंग करनी थी। मुझे बीनागंज करनी थी, सूरत करनी थी, और उसके बाद हमारा प्लान बन रहा था और भी कहीं जाने का। तो फ्लाइट में तो वैसे ही खर्चा ज़्यादा हो जाता है और वो कनेक्टिविटी नहीं सेट हो रही थी। शौक की बात ये थी, तो मैंने डिसाइड किया कि सर मैं बाय रोड ही जाऊँगा, और तकरीबन वन साइड 1400 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से। तो मैंने कहा चलो पहले अप्लायंस से डिस्कस करते हैं। मैंने हिमांशु से डिस्कस किया, मैंने कहा सर मेरे मूड में आ रहा है कि मुझे जाना है। बोला नहीं आप अकेले मत जाइए, अकेले आपका जाना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा नहीं सर मैं अकेला। बोला नहीं अगर ऐसी बात है तो हम दोनों चलेंगे। वन साइडेड 1400 किलोमीटर नॉन स्टॉप, मैं और हिमांशु जी दोनों चल दिए गाड़ी लेके, और 4 घंटे अब ये सोचा, थकावट भी नहीं हुई? मतलब गाड़ी के अंदर ही, गाड़ी बंद भी नहीं हुई, गाड़ी नॉन स्टॉप चल रही है। बस हम दो हो गए ना, चद्दर कोऑर्डिनेशन ओढ़ था के, बहुत अच्छा। हाँ एक एक चद्दर ओढ़ के सो जाता था, एक गाड़ी चलाता था, एक सो जाता था, और गाड़ी चलाता था। एक पैसेंजर एक्स्ट्रा और था हमारे साथ, एक पैसेंजर, हाँ एक, मैं उनका नाम तो भूल ही गया, एक पैसेंजर पंकज और जी। था। और पंकज जी, यस वो बम्बई से हैं, और वो पंकज जी भी थे हमारे पीछे बैठे हुए थे। पंकज जी तो ये बोलते थे भाई साहब तुम लोग क्या क्या खा के पैदा हुए ये बताओ। यानी कि जुनून देखो किस तरह था हमारा कि हमने सूरत का प्लान कर लिया कि हम बाय रोड सूरत जाएंगे। और हम सूरत पहुंचे रात को, करीब 3-4 बजे। हमने 2 घंटे की नींद ली, और 8 बजे से वैसा मीटिंग में फिर शुरू हो गए सारे। हमने 2 दिन लगातार अंधाधुंध मीटिंग की, और वहाँ जो जितने हमारे लीडर्स थे उन सबसे हमने एक बात बोल दी थी कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आए हैं, एक भी दिन रुकना नहीं है। इवन पहले हमने बीनागंज करी थी, बीनागंज के अंदर पूरे दिन मीटिंग शेड्यूल की, फिर रात भर गाड़ी चलाई, फिर हम सूरत पहुंच गए, फिर हमने मीटिंग की, और फिर हम अगले 2 दिन के बाद वहां से डायरेक्ट चल गए। यानी किस तरह की चीजें हमने एक तालमेल के साथ करी है। यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा हमारे तेजपाल जी का भी। यस, तेजपाल जी ने भी बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट के साथ उस तालमेल को सेट किया और मीटिंग्स की। और हम जितने भी लीडर्स हैं, चाहे मीनू पांडे मैडम हो, चाहे अपने हिमांशु जी हो, चाहे तेजपाल जी हो, ये जो हम सिंक्रोनाइज करके काम किए हमने आपस में, ये एक सक्सेस का कारण बन गया। और एक और इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छा याद आ रहा है। एग्री के ऊपर मैंने 2018 में ही काम करना स्टार्ट किया था, और मैं उस टाइम बोल नहीं पाता था। यानी कि मेरे अंदर एक हेजिटेशन थी कि मैं सेंटरली बात नहीं कर पाता था ज़्यादा लोगों से, स्पेशली मीटिंग के कंसर्ट में। यानी कि आप अगर उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड है, चाहे आप प्लान दिखा रहे हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई टॉपिक को लेकर ट्रेनिंग सेशन कर रहे हो, अगर आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कमांड है तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट लेवल आ जाता है। लेकिन अगर कमांड नहीं है तो नहीं आता है, चाहे आप कैसे भी इसमें व्यक्ति रहे हो। और मेरी कमांड नहीं थी एग्री को लेके, और उस दौर में देवकरण सर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे एग्री को लेके। मेरी थोड़ी सी इच्छा हुई कि सर एग्री पे मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि मैं कोई फील्ड छोड़ना नहीं चाहता था, मैं हर फील्ड पे काम करना चाहता था, चाहे वो CNT को लेके हो, चाहे एग्री को लेके हो, चाहे स्ट्रक्चर्स को लेके हो, चाहे अपने जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके हो। मैं ओवरऑल सबके ऊपर जाना चाह रहा था। और मेरे को उन्होंने खड़ा कर दिया किसान लोगों के सामने कि शुरुआत करेंगे। अब ये GP सिंह, अब GP सिंह आए हैं सूट में, वो बैठे हैं किसान लोग, और वो लग गए फोन पे साइड में। अब सारे किसानों ने मुझे घेर लिया। अब भाई साहब मैं क्या बोलूं, मैं बोला देखो साथियों और दोस्तों, अब मैं ऐसे से बात कर रहा हूँ, सुनने को तैयार नहीं। तो काफी मेरी उस टाइम किरकिरी हुई थी। वो वाकया था अलीगढ़ के पास कोई गाँव था वहाँ का, और फिर मुझे उनके पास जाना पड़ा। मैं उनको बोला देवकरण सर आप आइए संभालिए इनको, कहाँ तुमने मुझे फंसा दिया है। वो एक बहुत अच्छा इंसिडेंट था मेरे लिए। और जब मैं उनसे बगल में बैठा हुआ था सुन रहा था, और जब वो मीटिंग सेशन खत्म हुई, फिर मैंने चैलेंज लिया और मैंने उनसे कहा कि देवकरण सर अगली मीटिंग में मैं आपके साथ बैठूंगा, और श्योर मैं आपको श्योरिटी करके दे रहा हूँ कि अगली मीटिंग आप बैठेंगे और मैं हैंडल करूंगा। यानी कि उस इंसिडेंट के बाद भी, जहाँ मुझे ऐसा लगा था कि बेइज्जती से हो गई, आज लोगों ने मेरी खिल्ली उड़ा दी, और उसके बाद जब हम वहां से निकल रहे थे तब मैंने वाकई उनसे कहा था। यहाँ एक बात और चीज आती है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले अपने गौतम बाली जी ने एक वीडियो फेसबुक पे डाली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यस चैलेंज लेने चाहिए, लेकिन चैलेंज के सॉल्यूशंस लेने चाहिए। वो मेरे आगे चैलेंज आया था, यानी कि मेरे आगे वो एक परेशानी आई थी जिसको मैंने फेस करना था, पर मैंने फेस नहीं किया, उसके सोल्यूशन के ऊपर गया। यहाँ सबके लिए है, नो डाउट आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी,
आपको पीवी के लेके प्रॉब्लम आ रही होगी, बिजनेस को लेके प्रॉब्लम आ रही होगी, किसी भी चीज को लेके प्रॉब्लम आ रही होगी, आप उसको फेस जरूर करें लेकिन सोल्यूशन के साथ। ये बात परसों कही थी गौतम वाली जी ने, और अभी भी आजकल चल रहा है ग्रुपों के ऊपर, आप देख लीजिएगा। ये बात मैंने अपने शुरू से अपने दिमाग के अंदर रखी है। वहां जब ये इंसिडेंट हुआ था एग्री को लेके, तब मैंने उनसे कहा था कि सर अगली मीटिंग जो होगी, और वो इत्तेफाक की बात है, अगली मीटिंग हुई थी हमारी सिकंदराबाद में, और जब सिकंदराबाद में मीटिंग हुई थी उस मीटिंग को मैंने पूरा हैंडल किया था। यानी कि प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन से लेकर के पूरी स्पीच से लेकर के उन पूरे गांव वालों को लेकर के सबका जो कोऑर्डिनेशन किया था वो मैंने रखा था। और उनको एक बात बोलती थी, सर लास्ट में आपको इनवाइट करूंगा तब आप बोलेंगे। और उस पीरियड के अंदर मुश्किल से 1 हफ्ते का गैप था खाली, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर मैंने अपने आप को डेवलप किया। दोस्तों ये बता इसलिए रहा हूँ, ये चीजें शेयर में इसलिए कर रहा हूँ, ये सबके आगे आएंगी। जहां आपको प्रॉब्लम हो जाए उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो, उसको लुक आफ्टर मत करो, उसको छोड़ो मत। साहब मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, छोड़ दो, दूसरा रास्ता ले लेते हैं। सॉरी, ये समाधान नहीं है। समाधान तो वो है कि आप उसको हैंडल करें, और उसको हैंडल करने के लिए आप सहारा लेना किसी का भी। मुझे प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन करने थे, एग्री पर जाना था, मैं गया, बातचीत करी, मैंने हर किसी से बातचीत करी, चाहे मेरी अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे वो गेन करना था। और मुझे 1 हफ्ते के अंदर अपना एक लेक्चर वहां देना था, ये मैंने सोच लिया था। और उसके बाद फिर एग्री के ऊपर मैंने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसे करते करते हम लॉकडाउन की एक इंसिडेंट याद दिलाता हूँ उसमें जी आपकी बिल्कुल स्टोरी से और हमारे बिजनेस से बिल्कुल कनेक्ट करता है। जी बड़ी बात यह है कि आपको चाह थी उस मीटिंग को करने की, तो आपने खोज लिया। अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी जो क्या नाम है ठंडी ड्रिंक जो होती है उसकी दुकानें बंद पड़ी है। जिसको चाहिए लेकिन फिर भी वो उसका अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से कर रहा है जी। हर दोस्त को, हर जगह, हर दुकान पर, हर जानने वाले को, जिसने उसने याद, जैसे उसने कभी पूछा भी नहीं, उस इंसान ने उस चीज की व्यवस्था करने के लिए कहीं ना कहीं फोन कर दिया। इतनी ताकत लगा दी उसने उसे पाने के लिए, क्योंकि वो शिद्दत से उसे चाहता था। जो रोज पीने वाला है उसे अगर नहीं मिले तो तकलीफ कितनी होती है सोचो। तो उसने इतनी ताकत लगा दी। और हम इस बिजनेस के अंदर अगर कहें कि हमें 3 लाख का टर्नओवर करना है, तो हम 3 लाख के टर्नओवर करने के लिए ताकत नहीं, बहाने लगाते हैं। बहाने लगाते हैं। वो चाहत, वो जो अभी आपने जो बताया ना, तो वो बड़ी जरूरी है। ये मुझे लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखने को मिला है कि मतलब अगर हम सच में चाहें तो हमें अगर घर में अगर कहते कि 30 दिन घर में बैठना, तो बैठ नहीं सकते। हमने वो भी करके दिखा दिया। जो लोग नशे, हाँ बहुत सारी चीजें। तो आप ही कंटिन्यू करो, मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा, आप करो कंटिन्यू। नहीं प्लीज प्लीज, बहुत अच्छी आपने इसी लॉकडाउन पर याद दिला दी मुझे। तो आपको कोई इंसिडेंट याद आया तो आप कंटिन्यू करो उसे। एक इंसिडेंट हो गया था। मुझे एक बिजनेस प्लान दिखाना था बैंगलोर में अपने किसी प्रोस्पेक्ट को, और मैं उनसे कंसल्ट नहीं कर पा रहा था। और मैंने हिमांशु से जिक्र किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मुझे बैंगलोर में एक बिजनेस प्लान दिखाना चाहता हूँ, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो पहली बार मेरे नोटिस में आया था ये जूम मीटिंग का। तो उन्होंने कहा आप जूम के ऊपर प्लान दिखाओ। मैंने कहा वो क्या चीज होती है। देखिए हम किस तरह की इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, एक अननोन पर्सन के साथ। 1 साल हो गया इस बात को। 1 साल हो गया इस बात को। 1 साल पहले की बात है ये। और इन्होंने कहा जूम के ऊपर दिखाइए। मैंने कहा मैं क्या दिखाऊं जूम के ऊपर, मुझे पता ही नहीं क्या है जूम। ये बोला एक काम करो, आप जूम को ऐप डाउनलोड करो। मैंने जूम क्या है पहले नाम बताओ, स्पेलिंग बताओ। ZOOM। आप इसको डाउनलोड करो, मैं घर पे आ रहा हूँ। अब साहब हमारे घर पे आ गए, घर पे बैठ गए, जूम डाउनलोड हो गया। और बोला अपने फ्रेंड से बोलो कि वो जूम डाउनलोड करे। हमने उनका डाउनलोड करवा दिया। अब यहाँ बैठ के वो तो आगे स्क्रीन टू स्क्रीन टच करके सब पता है, मैं चुपचाप देख रहा हूँ बैठे बैठे बवाल क्या है। मैंने कहा भैया ये टेक्निकल इतने हैं, हम तो कहीं ना पाएंगे जिंदगी में। तो वहां मैंने एक चीज देखी कि यार जूम के ऊपर भी ऐसी मीटिंग हो सकती है क्या। अपने फोन को स्क्रीन कर दिया आपने पूरा। आपने और हमने फिर साथ में की थी एक बार मीटिंग, फिर उसके बाद डेमो, फिर आपने लाइव किया था। हाँ, फिर मैंने कहा कि सर मैं पहली बार तो समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं इसको सीखना जरूर चाहता हूँ। मैंने आपको पहले कहा कि यस, मैं लर्निंग एटीट्यूड में शुरू से रहा, टिल फर्स्ट डे से। जब से सिल्वर डायरेक्टर से आया था मैंने हर चीज को सीखने की कोशिश की है। और मैंने कहा कि सर मैं इसको सीखना चाहता हूँ और मुझे इसमें फिर आपकी एक मदद की जरूरत है। बोला ठीक है ऑन करो, मैं भी ऑन करता हूँ, स्टार्ट होते हैं। ये अपने वहां से स्टार्ट नहीं, हम सामने सामने बैठे थे, सामने ही सामने, हम बिल्कुल घर में बैठ के किया था आपने? घर में ही बैठे थे हम सामने, इसी जगह पे। हाँ इसी जगह पे बैठे थे। और हमने आपस में वो चीज शेयर की, डिस्कस किया, मैंने समझा, उसको नोट भी किया। तो मुझे लगा कि यार ये तो बढ़िया है। फिर मैं घर में आया, घर में आने के बाद फिर मैंने वो चीज अपने जो मेरे फ्रेंड थे उनके साथ उस बिजनेस को सक्सेस किया। वो बंदा नहीं आया बिजनेस में, ज्वाइन हो गया था,
ज्वाइन हो गया, प्रोडक्ट भी लेने गया, और वहाँ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि वहाँ उसको कोई दोस्त मिल गया, वो डायमंड था वहाँ पे। उसने कहा यार तुम्हारी अपलाइन आगरा में है, यहाँ तो मेरे साथ आइटम सेटल जो भी कुछ हुआ हो। लेकिन उस चीज से एक चीज तो समझ में आ गई कि दोस्त टेक्निकली तो हम जूम को समझ गए क्या होता है, लेकिन हम उसको कवर नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए होता क्या है, आपने कोई चीज सीख ली, क्या सोच के सीखी, क्या फायदा होने वाला है? आपने वो चीज इसलिए सीख ली कि आप लर्निंग एटीट्यूड में थे, और क्या पता था कि लॉकडाउन हो जाएगा, क्या पता था कि आपको जूम पे मीटिंग करनी पड़ेगी, और क्या पता था कि आज हमारे 50 60 70 लोग जूम के ऊपर पर डे बैठते हैं, क्या पता था कि आज पूरी टीम यानी कि पूरा हिंदुस्तान आज जूम पे नाच रहा है। अब देखिए भारत साहब को देख लीजिए, जुबा वेबिनार चल रहे हैं, कब सुना था हमने जुबा वेबिनार? दूसरा एक और इंसिडेंट देखिए, कितनी अच्छी चीज हो गई है आज। मेरे ख्याल से सर यहाँ पे दिल्ली और अपने आगरा सब सारे लोग बैठे होंगे इसके ऊपर। और आज 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 बहुत सारे लोग ना, बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग थक चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हाँ, बिजी हो रहे हैं। आज सुबह से चल रही है, मैं भी समझ रहा हूँ। आज मेरे तो पास भी बहुत सारे फोन आए कि सर आज मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे। मैंने क्यों, क्या हो गया? मैंने आज ही नहीं करनी है। कह रहे नहीं सर अभी कुछ बिजी हूँ, कहीं जा रहा हूँ, किसी के साथ हूँ। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, शाम का टाइम भी आ गया, दुकानें भी खुली हुई है, मैंने जाओ तुम कर लो अरेंजमेंट। सही बात है, सही तो बात है। बहुत नहीं सारे एक्चुअली लोग हैं। धीरज जी ने एड्रेस किया, कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। एक, हाँ, एक धीरज मिनट जी कह रहे धीरज थे। जी को मैं, हाँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। जी धीरज जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सबको। मैं बातें हो रही तो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को कुछ इंसिडेंट शेयर करने के लिए, क्योंकि जूम की बात हो रही थी। मैं बहुत ही रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको। लॉकडाउन ये जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं वो खत्म हो रहा है, ऑफिस स्टार्ट हो रही है, कुछ बिजनेस स्टार्ट हो रही है। और मैं एक वाक्य बताना चाहता हूँ कि एक मेरे मित्र हैं, उनकी ऑफिस से आ गया मैसेज कि उनको कल से ऑफिस पे आना है। यहाँ पे वो डरे हुए हैं कि अगर ऑफिस जाऊंगा तो संक्रमण के चांसेस बढ़ सकते हैं, बिकॉज बहुत लोगों से मुलाकात होगी। और दूसरी तरफ वो ये सोच रहे कि मतलब हम क्या करें, जॉब छोड़ नहीं सकते, सैलरी वहीं से आती है, और क्या करें हम। तो ये मान के चलिए कि हम जो बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, हम ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हैं, और हमें किसी से मिलने की जरूरत नहीं है इस सिचुएशन में, और हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। हम अपने आप को सेफ भी रख सकते हैं, अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर सकते हैं, और एक फ्यूचर फुल प्रूफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, राइट। और आज देखिए, आज गुड़गांव में एक इंसिडेंट आया कि 11 केसेस, नए केसेस आ गए हैं। इतने ज्यादा केसेस एक दिन में नहीं आए थे गुड़गांव में, लेकिन आज आ गए बिकॉज लॉकडाउन खुल गया है आज। और आप समझ सकते हैं कि कितना डेंजरस है हम सबके लिए, हमारे लिए और सबके लिए, राइट। तो आई बिल्कुल थॉट, सेफ रहना है अभी भी। राइट, अभी भी सेफ रहने की जरूरत है। राइट। चलिए जीपी सिंह जी को कंटिन्यू करते हैं, अभी तो बहुत सारी स्टोरी रहेगी क्राउन तक जाने की। ये भी बहुत अच्छा इंसिडेंट रहा हमारे लिए। आज वो जूम की मीटिंग्स हम लगातार कर रहे हैं। हमारी सक्सेस में एक और चीज बहुत अच्छी रही, ये इंसिडेंट स्टार्ट हुआ सन 2017 के अंदर। वेस्टीज के बहुत से बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जिसमें एफआर होता है, जिसमें गो क्राउन फंक्शन होता है। और 2017 का जो एफआर इन्होंने अटेंड किया था अकेले, और हमने अपनी गाड़ी भेजी थी जब हम टैक्सी में काम किया करते थे, और हमने इनसे कहा था कि गाड़ी तो तुम ले जाओ, तनख्वाह हमें देनी पड़ेगी, यानी कि हमें उसका जो किराया है तुम्हें देना पड़ेगा, और अगर तुम दे सकते हो तो हम भेज देते हैं गाड़ी को। हमने उस तरह से गाड़ी को भेजी थी। और 2017 का इन्होंने अटेंड किया था, 2018 का हमने अटेंड किया। जब मैं पहली बार 2018 का अटेंड करने गया था, और बारिल साहब ने उस टाइम अनाउंसमेंट करी थी कि हर व्यक्ति अपने साथ 10-10 20 लोग लेके जाएगा। और जब हम 2018 का एफआर दिल्ली का अटेंड करने जा रहे थे, उससे एक हफ्ते पहले एक इत्तेफाक की बात थी कि हमें और अपनी पूरी लीडरशिप को मौका मिल गया बारिल साहब के पास जाने का। सर याद है जब हम बारिल साहब के पास पहुंचे थे जयपुर में, दिल्ली से याद है। एक हफ्ता पहले हम सारे के सारे जयपुर में पहुंचे वहां पे। और इत्तेफाक की बात थी कि मेरे बगल में प्रमोद जी थे और सामने बारिल साहब बैठे हुए थे। और मैं उन्होंने, कोशिश करता हूँ फोटो दिखाने की, अगर मिलती है तो। हाँ वहाँ हमने लंच भी किया था, शायद डिनर लंच हमने वहाँ जब किया तक था। आप कंटिन्यू करो। तो अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरे को देख के बोले कि जीपी सिंह आपके कितने नंबर से जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि भैया मेरे 10 नंबर कंफर्म हो गए। 10 कंफर्म हो गए, बस अब शांत हो गए। तब उन्होंने एक और बात रखी, और ये भी चीज बड़ा इंसिडेंट है हमारे साथ कि जो बात मुझे बोलते गए मैं उसको कैच करता चला गया। उन्होंने वहां हमें सिखाया सबको कि नंबर्स का गेम क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि नंबर्स की कैटेगरी है। नंबर्स का एक बहुत बड़ा गेम है। अगर आपकी टीम में नंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। आपकी टीम में नंबर्स नहीं है तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा।
उन्होंने एक ही बात बोली, अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, मेरे से पूछा था, उन्होंने बोला था कि आपके अगर 10 आपकी टीम से लोग जा रहे हैं, वो कितनी लेग से जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद चेक करो, अगर आपके वो 10 लोग एक ही लेग से जा रहे हैं तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, अगर वो आपके 10 लोग 6 लेग से मिक्स होके जा रहे हैं तो आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। वहां हमने डिसाइड कर लिया था कि सर की बात में दम है, अगर मैं इनको 6 लेग के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो नो डाउट जो लोग हैं वो 20 हो सकते हैं, लेकिन वो 6 लेग में कन्वर्ट होंगे। तो वहां से हमने एक चीज और स्टार्ट कर दी थी कि हमने एफआर के अंदर फिर 6 लेग के ऊपर वो लाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि लीडर्स को टटोलना स्टार्ट कर दिया, हम कितनों को लेके जा सकते हैं। और हिमांशु जी गवाह है कि जब 2019 का जब हमारा एफआर आया, हमने तीनों अटेंड किए और हम हर लेग से 5-5, 10-10 लोगों को लेके जाना हमने स्टार्ट कर दिया। और इसके ऊपर सारी लीडरशिप है, सब जानते हैं, मीनू पांडे मैडम जानती हैं, हिमांशु जी जानते हैं, तेजपाल जी जानते हैं, सारी लीडरशिप ने थोड़ा बहुत नुकसान भी झेला होता है, हम एडवांस में पेमेंट दे देते हैं और फिर नहीं शायद मिल पाता है, तो थोड़ा बहुत नफा नुकसान चलता है, लेकिन फायदा ये रहा कि अल्टीमेटली स्ट्रक्चर बहुत सही हो गया। ये वो मीटिंग है जब मैं प्रमोद जी के बगल में बैठा था और उन्होंने मेरे से यहाँ पे एक सवाल किया था कि यहाँ पे मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यस, यहाँ पे ये सवाल किया था कि आपके कितने नंबर्स जा रहे हैं, और ये डायरी जो मेरी रखी है ये आज भी गवाह है इस चीज की कि इसके अंदर उसके नोट्स भी बने हुए हैं आज भी। और नंबर्स की मैं बात कर रहा था, यहाँ मैंने भारत साहब से सीखा था कि अगर आपको बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपके नंबर्स का आपको किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। आप 6x6 पे इंक्रीज करिए, वहाँ मैंने 6x6 पे इंक्रीज करना स्टार्ट किया। और एक और इंसिडेंट मुझे याद आ गया, आज चूंकि मेन होस्ट है हमारे हिमांशु बजाज जी, तो मैं आज पूरी गाड़ी अपनी उनकी ईटी घुमाना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। एक और इंसिडेंट, बहुत सारे लोग और भी हैं सफलता पे, बहुत से नो डाउट सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अनलिमिटेड हद तक इस सक्सेस में अपनी भागीदारी अदा की और उनके और सच्चाई है कि मुझे तो याद भी नहीं थे इतने सारे इंसिडेंट जो आपने मुझे गिना दिए। आज एक और इंसिडेंट याद दिला देते हैं आपको। पे आउट थी मेरी 27,000 और शाम का वक्त था, तकरीबन यही होगा 7:30-8 का। मैं अपने घर पे बैठा हुआ था और पता नहीं क्या दिमाग में आया मेरे, और मैंने आपको फोन लगा दिया। और ये जो डायरी आपने भी यहाँ फोटो में थी वही डायरी थी मेरे पास, वो डायरी आज भी मेरे पास है, कहीं रखी होगी लॉकर में उसमें। और मैंने कहा था कि सर मेरी जो पे आउट है अभी 27,000 ही आ रही है, और मैं गोल्ड डायरेक्टर था उस टाइम, और मैंने कहा था कि सर ये पेमेंट मुझे बढ़ानी है, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा पैसा कैसे बढ़ेगा, क्योंकि प्रमोद जी बोल चुके थे एलओबी बोलना बहुत आसान है, लेकिन लाने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। सही बात है, काम करना पड़ता है। हाँ, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज नहीं है कि आपने बीज डाला आपको फल मिलने वाला है, ये तो ऐसी चीज है आपने बीज डाला है तो आपको पेड़ को सींचना पड़ेगा, और वो टाइम पे आने के बाद ही आपको फल देगा। किसान भी अगर कोई फसल लगाता है तो उसको 4 से 6 महीने लेता है वो, उसके बाद उसको मुनाफा मिलता है। तो यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने एलओबी सोच लिया और आपको तुरंत एलओबी आने वाली है। आपको परमानेंट एलओबी चाहिए तो उसके लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। और मेरा वही स्ट्रगल का पीरियड चल रहा था, माइंड में सेट था एलओबी, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रगल का दौर था, और मैं बैठा हुआ था अपने स्ट्रक्चर को लेकर, बातचीत आपस में मैं और रुचि दोनों डिस्कस कर रहे थे। तो मुझे लगा मुझे हिमांशु जी को घंटी मारनी चाहिए, मैंने घंटी मार दी। तो हिमांशु जी ने, अच्छा इनकी एक बहुत अच्छी आदत है, इन्हें घंटी मार दो और ये आगरा में हो तो सबसे पहले ऐसा लगता है गाड़ी, इन्होंने बोला तुरंत अभी हमारे घर पहुंच गए। याद है सर? बिल्कुल बिल्कुल याद है, ये मेरी आदत आज भी है। अब ये घर पहुंच गए, घर पे आके बैठ गए, मेरे से बोले कि एक काम करो डायरी लाओ, और डायरी हमारी वो सामने रखी थी, हमने कहा ये रही। अब इन्होंने कहा कि एक काम करो, अब तक आपकी डेप्थ के अंदर ऐसे कितने लीडर हैं जो आपके डुप्लीकेट हैं, उनके नाम लिखो। अब मैं तो बड़ा चक्कर में फंस गया, याद आ गया। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर फंस गया, मैं तो बोल रहा हूँ 50,000 बताओ, ये बोल रहे नाम लिखो, ये कौन सा बवाल है। मैंने कहा अच्छा सर लिख देता हूँ। अब मैंने लिखना स्टार्ट किया, 19 हो गए, 20, 21,700 की पे आउट मेरी। यस, 21,700 की मेरी पे आउट थी, 21 नाम लिखे थे। और इत्तेफाक की बात थी, कोइंसिडेंट समझो या, और ये नेचुरल सी प्रोसेस है, अपलाइन है, ये जानते थे इस नंबर्स के गेम को। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, मुझे मिला के, यानी कि मुझे और रुचि को मिला के 23 लोग हो रहे थे, यानी कि 21 लोगों के मैंने नाम लिख दिए थे। 22 में मेरा नाम था, 23 में रुचि का नाम था। मैंने कहा सर ये 23 लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि मेरे डुप्लीकेबल है,
और ये खुद अपना प्लान देते हैं, डेमो देते हैं, खुद जाके मीटिंग करते हैं, मेरे साथ काउंसलिंग में रहते हैं, और एज ए टीम हम काम कर रहे हैं। ये 21 लोग बैग हैं, बने हुए हैं, और जो जिनके बैग बने हुए हैं, जो अपने बैग बने बैग के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं। अब उन्होंने मेरे से सवाल किया, अब बताओ कि तुम्हारी पिछले महीने की पे आउट कितनी थी? मैंने कहा सर 21,700। लोग कितने हैं? मैं सर 21। कितने चाहिए आपको पेमेंट? मैंने 50,000। तो लोग 50 करो ना इसमें। आप समझे नंबर्स ऑफ गेम? दिमाग एकदम से क्लिक कर गया मेरे भाई। अगर चाहिए 50,000 तो 21 को 50 कर दो, और बैग यानी कि बढ़ाने 50। पड़ेंगे। हाँ, बैग बढ़ाने पड़ेंगे, और इस 50 के बैग को बढ़ाने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 50 लोगों को प्लान दिखाओगे 50 बैग बन जाएंगे। 200 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 50 बैग बनेंगे। ये मैं 50 की रेशो बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ इन द सेंस एक चीज समझ में आ गई कि अगर आपको 50 बैग बनाने हैं तो आपको अपनी रफ्तार और बढ़ानी पड़ेगी। रोज अगर फुल टाइम आप काम कर रहे हैं तो 8 से 10 प्लान देने पड़ेंगे। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो 2 से 4 प्लान आपको रोज करने पड़ेंगे, बिना इसके सोचे कि आपकी टीम में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं। काम करना है डेली। और वहां से एक और चीज समझ में आ गई, बेटा नंबर्स का गेम तो ये है, 50 लोग करने, 50,000 की इनकम आ जाएगी, शुरू हो जा। और वहां से स्टार्ट किया। 50,000 का चेक हमने लिया एज ए स्टार। गोल्ड भी आ गया था 57,000 का। और जब हाँ, गोल्ड भी गोल्ड 50,000 बिल। का आया, गोल्ड भी आ गया था, और हमने जब दोबारा इसको चेक किया, हमने जब दोबारा वहां नाम लिखे, तो यकीन मानिए 55 से ज्यादा लोग थे हमारे बैग वाले। और आज की और आज तारीख में भी अकेले जीपी सिंह जी की टीम से 300 लोग एफआरयू में बैठते हैं। और आज भी यही स्थिति है। अब जैसे जैसे चेक बढ़ना स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे लोग बढ़ने स्टार्ट हो गए। यानी कि नंबर्स का बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे। किसी को अगर 10,000 की पे आउट आ रही है तो चेक करो अपने अकाउंट, अपने नीचे डेप्थ के अंदर। बैग्स किसी के 50,000 आ रही है तो लोग। चेक करो अपने डेप्थ के नीचे कि आपके कितने बैग वाले लोग हैं। और अगर किसी को पे आउट नहीं आ रही है तो वो चेक करो कि आपने बैग कितने हैं, क्योंकि नंबर्स का गेम है। और ये कुछ इंसिडेंट से हमारे साथ जो हमारे साथ लगातार रहे। और फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि जहाँ सारी अप्लायंस ने मिलके, इवन तेजपाल जी ने मिलके एक बात बोल दी हमसे कि सर आपको क्राउन ब्रेक करना है। और क्राउन ब्रेक करना था, हमें लगा ठीक है क्राउन ब्रेक करेंगे। और लगातार हम लेक्चर को हमने थोड़ा सा मेंटेन करके रखा। 6x6 पर हम काम करते चले गए। और जब हम क्राउन हमने ब्रेक किया तो 3 महीने हमें पता ही नहीं चला कब हमारा वो मेंटेन होते चले गए। हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ी, इतना इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा उस चीज को कवर करने के लिए। और वहां से फिर हमने कार फंड भी अपना यहाँ से, हाउस फंड भी हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। और बखूबी सभी अपलाइन के साथ हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं आप लोगों के साथ। और आप लोगों से कई लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, और कई लोगों से पर्सनली में मिला भी हूँ। और दोबारा कभी मौका मिलेगा, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर कहीं बड़े फंक्शंस में, इवेंट्स के अंदर फिर सारे के सारे इकट्ठे होंगे। अब मैं माइक दूंगा रुचि सिंह को। रुचि सिंह को कोई इंसिडेंट याद आ रहा है तो बोल सकती हैं। इनको तो सब हो गया इनका, उन्होंने आप ही ने सब बोल दिया, मुझे क्या जरूरत है? मेरे को वैसे ही खाम खाम बिठा लिया था। ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा जरूरी नहीं। है। ये पिलर के दम पे ही सब चीजें टिकती हैं। तो ये बस एक छोटी सी कोऑर्डिनेशन का ही जर्नी, बिजनेस है। हाँ छोटी सी जर्नी बस एक यही थी मेरी। और बखूबी काम कर रहे हैं।